नमस्कार। आज बात करते हैं मुगल सल्तनत की एक अजीब पहेली की। सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जिसकी दौलत और शानो शौकत की मिसालें दी जाती थीं, वहां के बादशाह अपनी ही शहजादियों की शादी क्यों नहीं करते थे? मतलब एक तरफ तो बेइंतहा दौलत और ताकत, और दूसरी तरफ शहजादियों की जिंदगी तन्हाई में गुजर जाती थी। ये कैसा विरोधाभास है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों क्यों दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक की बेटियां कुंवारी रहीं और कुंवारी ही दुनिया से चली गईं। देखिए, ये कहानी किसी जालिम बादशाह के जुल्म की सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे है असली जियोपॉलिटिक्स, सत्ता का खेल और एक ऐसा सर्वाइवल गेम जहां एक गलत कदम और पूरा तख्तो-ताज हिल सकता था। अक्सर लोगों को लगता है कि ये किसी बादशाह का बस एक तुगलकी फरमान था, एक क्रूर फैसला। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। ये एक बहुत ही सोची समझी, कैलकुलेटेड डायनास्टिक स्ट्रैटेजी थी। कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं। तो चलिए इस हकीकत की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ है तख्त। जी हाँ, तख्त बचाने की रणनीति। मुगल बादशाहों को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं शहजादियों की शादी ही उनके साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। अब सवाल ये है कि भला एक बेटी की शादी से तख्त को कैसा खतरा? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शुरू से चला रहा नियम नहीं था। बिल्कुल नहीं। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम की तो शादी हुई थी। ये चलन असल में अकबर के बाद ज्यादा बढ़ा। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अकबर ने ऐसा कोई कानून बनाया था। अकबरनामा में कहीं भी ऐसे किसी लिखित फरमान का जिक्र नहीं है। ये तो एक ऐसी पॉलिसी थी जो धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बनती चली गई। तो आखिर वो क्या वजह थी? मोटे तौर पर इस पूरी रणनीति के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, इंपीरियल प्रेस्टीज यानी शाही शान। बादशाह को जिल्ले इलाही मतलब धरती पर खुदा का साया माना जाता था। अब वो अपनी बेटी किसी को देखकर उससे छोटा कैसे बन सकता था? दूसरा डर था एक नए पावर सेंटर का। एक ताकतवर दामाद कल को तख्त के लिए ही खतरा बन सकता था। और तीसरा, एक बहुत बड़ी सामाजिक दुविधा। और यहीं पर कुफू का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक शादी बराबर के लोगों में होनी चाहिए, सोशल स्टेटस और वंश के हिसाब से। अब जरा सोचिए, जो खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज मानते हों, वो अपने बराबर का दूल्हा कहाँ से लाते? कोई भी रिश्ता करते तो दामाद या तो उनसे नीचे होता या उनके बराबर का बन जाता, जो उन्हें मंजूर नहीं था। चलिए अब मुगल कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ चलते हैं, हरम। हरम का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? नाच गाना, ऐशो आराम, साजिशें, यही सब ना? लेकिन ये तो सिर्फ आधी अधूरी सच्चाई है। हरम की दीवारों के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो सिर्फ ऐशगाह नहीं बल्कि सत्ता का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। ये जो हरम की छवि है ना, ये काफी हद तक फ्रांसवा बर्नियर जैसे यूरोपीय लेखकों की देन है। अब इन लोगों को हरम के अंदर जाने की इजाजत तो थी नहीं, तो इन्होंने बाहर की सुनी सुनाई बातों और अपनी कल्पना को मिलाकर ऐसी मसालेदार कहानियां लिखीं जो खूब बिकीं। पर सच तो ये है कि उन्होंने इतिहास कम, एक सनसनीखेज नॉवेल ज्यादा लिख दिया। असलियत में हरम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह था। और इसे चलाती कौन थी? महिलाएं। सबसे ऊपर बादशाह बेगम, जिनके पास रॉयल सील यानी उजूग होती थीं। फिर थी महलदार, जो हरम की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बादशाह की सबसे भरोसेमंद जासूस होती थी। और तो और बादशाह की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी महिला गार्ड्स की फौज होती थी। ये एक पूरा पावर स्ट्रक्चर था। तो जब इन शहजादियों के लिए शादी और परिवार के रास्ते बंद हो गए, तो क्या हुआ? उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी काबिलियत दूसरी चीजों में लगा दी। उन्होंने अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा किया, व्यापार का, राजनीति का और आर्किटेक्चर का। और जब हम ऐसी ताकतवर शहजादियों की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम का। सोचिए, जब उनकी मां मुमताज महल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 17 साल की उम्र में जहां आरा को बादशाह बेगम का ओहदा दिया गया। ये उस वक्त सल्तनत का सबसे बड़ा पद था। अगर उनकी दौलत का अंदाजा लगाना हो तो औरंगजेब के दौर में उनका सालाना वजीफा था 17 लाख रुपए। जी, 17 लाख। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि कोई आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर आज के हिसाब से इसे देखें तो ये कई 100 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब जहांआरा उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। लेकिन रुकिए,
ये दौलत सिर्फ वजीफे से नहीं आ रही थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जहां आरा एक जबरदस्त बिजनेसवुमन थी। साम्राज्य का जो सबसे अमीर पोर्ट था, सूरत, उसका पूरा रेवेन्यू सीधा उनके पास आता था। उनके खुद के ट्रेडिंग शिप्स थे, एक पूरा फ्लीट। वो सीधे ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ डील करती थी। और उनकी ताकत का आलम ये था कि वो अपने नाम से शाही फरमान, जिन्हें निशान कहते थे, जारी कर सकती थी। फिर दौड़ बदला और तख्त पर आई औरंगजेब। औरंगजेब ने इस नो मैरिज पॉलिसी को एक नया और ज्यादा चालाकी भरा मोड़ दिया। उसने मजहब और सियासत को कुछ इस तरह मिलाया कि उसके दोनों मकसद पूरे हो गए। औरंगजेब की स्ट्रैटेजी क्या थी? पहला, उसने ये माना कि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को कुंवारा रखना गलत है, तो उसने दूसरा कदम उठाया, उसने शादियां करवाईं। लेकिन किसकी? अपनी बेटियों और भतीजियों की शादी अपने ही दुश्मन भाइयों के बेटों से करवा दी, मतलब दारा शिकोह के बेटे से। इससे क्या हुआ? तीसरा, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपना दामाद बनाकर हमेशा के लिए उन्हें कंट्रोल में कर लिया। न उनके पास अपनी फौज, न अपनी दौलत, एक तीर से दो निशाने। लेकिन सियासत की इस शतरंज में हमेशा इंसानी भावनाओं की कीमत चुकानी पड़ती है। हर शहजादी जहांआरा जितनी खुशकिस्मत या ताकतवर नहीं थी, कुछ की जिंदगी खामोश विद्रोह और दर्द में ही गुजर गई। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है खुद औरंगजेब की बेटी की कहानी। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी ज़ैबुन्निसा की। ज़ैबुन्निसा एक शानदार कवयित्री थीं, एक बड़ी विद्वान, लेकिन उन्हें भी शादी करने की इजाज़त नहीं थी। वो मख्फी के नाम से शायरी लिखती थीं, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ, और उनकी शायरी में उनका दर्द, उनका अकेलापन साफ छलकता था। और जब ज़ैबुन्निसा ने अपने बागी भाई शहजादा अकबर का साथ दिया, तो औरंगजेब ने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। उसकी सारी दौलत, सारे खिताब छीन लिए गए और उसे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में 20 साल के लिए कैद कर दिया गया। और वहीं उसी कैद में उनकी मौत हो गई। आज उनकी विरासत है उनकी शायरी, जो उनके खामोश विद्रोह की गवाही देती है। और जरा ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ ज़ैबुन्निसा की दर्दनाक मौत और दूसरी तरफ वो बेइंतहा अमीर जहांआरा बेगम, जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल सूफीज़म में गुजारे। आज निजामुद्दीन दरगाह में उनकी कब्र है, एक बिल्कुल सादी सी कब्र, जिस पर संगमरमर नहीं, सिर्फ घास उगाने की वसीयत थी। शायद ये बताने के लिए कि आखिर में दुनिया की सारी दौलत और ताकत बेमानी है। तो मुगल शहजादियों की ये कहानी सिर्फ जुल्म की दास्तान नहीं है, ये कहानी है ताकत की, उसे हासिल करने की और उसकी कीमत चुकाने की। इन औरतों ने ये साबित कर दिया कि असली पावर हमेशा तख्त पर बैठने वालों के हाथ में नहीं होती। कभी-कभी असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो पर्दे के पीछे से, खामोशी से सारे फैसले लेते हैं।